यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि उनको ये जान के बड़ा दुख हुआ है कि एक ड्यूल यूएस इजराइल सिटीजन इतै चैन जो कि 19 साल के थे, इनकी मौत हो गई है। तो इतै चैन इनके ऊपर 7 अक्टूबर के दिन हमला हुआ था और उसके बाद ये गायब चले थे। इनके परिवार वालों को लगा था कि ये हमास के कब्जे में है, लेकिन खबर ये आई है कि इनकी मौत उसी दिन हो गई थी और हमास ने इनको छुपा के रखा हुआ था। तो इनके बारे में अब कंफर्म हो गया कि इनकी मौत 7 अक्टूबर के दिन हो गई थी। बाइडेन की तरफ से भी एक सिंपैथी मैसेज आया है। बाइडेन ने कहा है कि ये जान के बहुत दुख हुआ है जो कुछ इनके साथ हुआ है, और साथ में बाइडेन ने ये भी कहा है कि नवंबर के महीने में इतने जिनके जो माता और पिता मेरे से मिलने आए थे, मैंने उनको उम्मीद दिलाई थी कि मैं आपके बच्चे को छुड़ाने के लिए हर कोशिश करूँगा। और जो इनके माता पिता थे उन्होंने मेरे को ये कहा था कि एक ना एक दिन जो अंधेरा है वो चले जाएगा और जो उजाला है वो सारी दुनिया में फैलेगा। तो मैं इसी बात को आगे दोहराते हुए कहूँगा कि ये ज़रूर होगा, एक दिन अंधेरा ज़रूर छटेगा और हर जगह उजाला फैलेगा। तो इथे चैन 19 साल के थे और ये आईडीएफ में थे। आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस में एक ये काम कर रहे थे उस 7 अक्टूबर के दिन। और उस दिन जो साउथर्न इसराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया था जिसमें 1200 इसराइली लोग मारे गए थे। तो लगता है कि इथे चैन अपने जो साथी नागरिक थे उनको बचाने के लिए वो हमास से लड़ पड़े और इस दौरान उनको गोली लग गई और उनकी मौत हो गई थी। आज के दिन ये खबर मिली है कि 9 फ़िलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई और लगभग दर्जन से ज़्यादा घायल हो गए। ये इजरायली फायरिंग में घायल हुए ये। और ये जो लोग थे ये भीड़ में इकट्ठा हो रखे थे और वहाँ पर इनको खबर मिली थी कि सप्लाईस आने वाली है। ये खबर बार बार आ रही है कि जो लोग फूड कन्वाई के इंतज़ार में जो रुके हुए जो इकट्ठा हो रखे उनके ऊपर इसराइल की फायरिंग हो रही है। तो ये एक वार क्राइम का सीधा सीधा ये केस लग रहा है। जो लंबे समय से सिप्रस के पोर्ट में जो लेकन्ना पोर्ट पड़ता वहाँ पर एक शिप थी ओपन आर्म्स नाम से, वो 1 महीने से ज़्यादा समय से वहाँ पर डॉक हो रखी थी और उसको निकलना था गाजा के लिए। तो आखिरकार वो शिप निकल चुकी है। ट्यूसडे के दिन निकली जो कि समय के हिसाब से काफ़ी देर में निकली है। पहले इसको कहा जा रहा था कि फ्राइडे को निकल जाएगी, फिर मंडे को, फिर आगे करते करते ये आखिरकार आज इसका निकलना हो गया है। अब ये इतना देर क्यों लगा? पहले तो ये है खबर आ रही है कि जो गाजा का इलाका है जहाँ इसने पहुँचना है वहाँ पर कोई भी पोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो इस कारण इस शिप को जहाँ पर गाजा में जब इसने पहुँचना था तो कहाँ पर ये रुकना था तो उसकी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, तो इसी वजह से इसको टाइम लग रहा था। और दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से भी इसको शिप को परमिशन नहीं मिली थी। और तीसरा ये कारण भी है कि ये जो लेबनान का क्षेत्र बीच में पड़ता है तो वहाँ पर भी ये शिप के लिए ख़तरा हो सकता था, क्योंकि लेबनान के इलाके में इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है वहाँ पर। और अगर लेबनान के इलाके से कुछ हमला इस शिप के ऊपर होता है तो वो भी एक सिक्योरिटी खतरा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस शिप को काफ़ी टाइम लग गया। और आज ये जो शिप निकली है इसमें 200 टन सप्लाईज है और 200 टन सप्लाईज में जैसे मेडिसिन हो गई, वाटर हो गया, फूड सप्लाईज हो गई, ये सब ये सप्लाईज लेके ये गाजा में पहुंचने वाली है। लगभग 50 घंटे लगेंगे इसे पहुंचने में। और ये सिप्रस से निकला है, सिप्रस जो कि गाजा से जिसकी दूरी 300 किलोमीटर की है। तो उर्सुला वॉन डर लायन ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, इन्होंने धन्यवाद किया है सिप्रस के राष्ट्रपति का। और इन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली शिप निकली है ये आने वाले समय में ये काफ़ी इससे इस रास्ते से जो हम मैरीटाइम कॉरिडोर बना रखे हैं हमने उससे और ज़्यादा शिप निकलेगी और गाजा के इलाकों तक सप्लाईज पहुँचेगी। और ये भी एक खबर है कि यूएस की जो आर्मी शिप है जनरल फ्रैंक एस बेसन वो भी गाजा की तरफ निकल पड़ी है, उसमें भी सप्लाईज है। तो ये जो फ्रैंक एस बेसन शिप है ये काफ़ी एडवांस शिप है, यानी कि ये वैसी जगह भी रुक सकती है जहाँ पर कोई पोर्ट ना हो। तो यानी गाजा में इसको सप्लाईज पहुँचाने में इसको काफ़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने 36 घंटे पहले ये अनाउंसमेंट किया था कि यूएस की तरफ से गाजा के लिए सप्लाईज निकलेगी। तो उसके बाद लगभग जैसे उनका ऑर्डर आया उसके तुरंत बाद यूएस ने अपनी आर्मी शिप को गाजा के इलाके में भेजना के लिए रास्ता बना दिया और जल्दी यूएस की जो फ्रैंक एस बेसन शिप है ये गाजा के इलाके तक सप्लाई लेके पहुंच जाएगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसने आज के दिन कहा है कि इसने नॉर्थ गाजा में 25 साल लोगों के लिए फूड सप्लाईज पहुंचा दी है।
और ये 20 फरवरी के बाद इसका पहला सक्सेसफुल फूड सप्लाई था नॉर्थ गाज़ा में। तो इस समय फूड सप्लाईज़ करना इतना आसान नहीं है गाज़ा में, क्योंकि एक तो जो ट्रक सप्लाईज़ लेके निकल रहे हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है और भगदड़ भी मच रही है ट्रकों के सामने, जैसे कि 2 हफ्ते पहले हुआ था। और दूसरा ये भी है कि इज़राइल बार-बार ट्रकों को सप्लाई रोक रहा है उनकी, और बीच-बीच रास्ते में चेक पॉइंट के द्वारा ट्रकों की छानबीन कर रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है सप्लाईज़ को पहुंचाना। तो ऐसे मौके में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ये अनाउंसमेंट एक खुशखबरी है 25,000 लोगों के लिए, जो कि इस समय नॉर्थ गाज़ा में काफ़ी मुश्किल स्थिति में रह रहे हैं। इसराइल के वारप्लेन ने लेबनान के इलाके में अटैक किया है, और ये बका वैली जो एक इलाका पड़ता है लेबनान का जहाँ हिजबुल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पर ये स्ट्राइक हुआ है। और ये हिजबुल्ला एक ईरान बैक ग्रुप है, और कल के दिन खबर आई थी कि हिजबुल्ला ने इसराइल के इलाके में अटैक किया था, ड्रोन स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक। अभी तक का ये हिजबुल्ला की तरफ से सबसे बड़ा स्ट्राइक था कल के दिन का। तो उसी का बदला लेने के लिए इसराइल ने आज हिजबुल्ला के जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर हमला किया है, और इसराइल ने कहा है कि 2 हिजबुल्ला के मिलिट्री कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए हैं। यूएस ने यमन के इलाके में स्ट्राइक किया है, और उसमें 11 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग घायल हो गए। ये यूएस का जो स्ट्राइक हुआ है, ये यूएस ने कहा है कि उसने जो हौती के अंडर वाटर वेसल्स और दूसरे तरह के जो मिसाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है।